नमस्कार। आज हम अपने चारों ओर जो ये सजीव दुनिया है, मतलब जो लिविंग वर्ल्ड है, उसकी गजब की विविधता पर बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ स्कूली बच्चों की एक नेचर वॉक के नोट्स हैं और साथ में पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन पर कुछ जानकारी है जी। तो कोशिश ये है कि इस डाइवर्सिटी को समझें, इसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो देखें और ये भी कि जीव अपने माहौल में, अपने हैबिटेट में कैसे ढलते हैं। हाँ, अडेप्टेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जो नेचर वॉक वाली बात है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये सीधे एक्सपीरियंस से सीखने जैसा है। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि छात्र थे डॉक्टर रघु और मनीष जी के साथ और उन्होंने घास, झाड़ियाँ, पेड़, फिर उड़ती हुई तितलियाँ, अलग अलग पक्षी, बंदर, मतलब अपने आसपास कितनी तरह के जीवें ये सब देखा। तो यहीं से एक तरह से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की समझ शुरू होती है। हाँ, और वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, नोट्स में ये भी था कि वो सुन भी रहे थे। तो चाहिए होगा ना इसे व्यवस्थित करने का। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। और यहीं पर ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, ये काम आता है। अच्छा। ये हमें मदद करता है कि हम जीवों को उनकी समानताओं मतलब सिमिलैरिटीज और उनकी अंतरों मतलब डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप्स में बांट कर समझ सकें। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे पौधों को ही ले लीजिए। उनको हम उनकी हाइट और उनका जो तना होता है, स्टेम, उसके नेचर के आधार पर बांट सकते हैं। ओके, जैसे शाक या हर्ब्स, तुलसी, टमाटर, इनके तने कितने मुलायम होते हैं? हाँ, होते हैं। फिर होती हैं झाड़ियाँ, श्रब्स, जैसे गुलाब, इनका तना थोड़ा सख्त होता है पर पतला होता है और शाखाएं जमीन के पास से ही निकल आती हैं। और फिर आते हैं पेड़ यानी ट्रीज, आम, नीम, ऊंचे, मोटे, सख्त तने वाले और शाखाएं काफी ऊपर जाकर निकलती हैं। हाँ, ये तो काफी साफ दिखता है। मैंने भी ध्यान दिया है, गुलाब और तुलसी के तने कितने अलग हैं। पर ये तो हो गए बाहरी लक्षण, मतलब जो दिख रहा है। जी। क्या क्लासिफिकेशन इससे और गहरे लेवल पर भी जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। और यहीं पर ये चीज और भी आप कह सकते हैं दिलचस्प हो जाती है। जरा पत्तियों को देखिए। पत्तियां, ठीक है। उनमें जो शिराएं होती हैं, वेन्स, उनका पैटर्न देखिए। कुछ में वो जाल जैसा बनाती है ना? हाँ, जैसे आम के पत्ते में होता है या गुड़हल में। बिल्कुल, उसे कहते हैं जालिका रूपी या रेटिकुलेट वेनेशन। और कुछ में वो सीधी सीधी समानांतर चलती हैं, जैसे घास में या केले के पत्ते में। एकदम सही। घास, केला, मक्का, इनमें होता है समानांतर शिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनेशन। अच्छा। इसी तरह जड़ों को देखिए, रूट्स। कुछ पौधों में एक मेन मोटी जड़ होती है जिससे पतली जड़ें निकलती हैं। हाँ, जैसे गाजर या मूली में दिखती हैं, पर वो तो सब्जी हैं। मतलब सरसों या गुड़हल में। हाँ, सरसों, गुड़हल, चना, इनमें होती है मूसला जड़, टैपरूट। और कुछ में देखिए कोई मेन जड़ नहीं होती, बस बहुत सारी पतली पतली रेशे जैसी जड़ें गुच्छे में होती हैं। जैसे घास उखाड़ो तो दिखती हैं, या गेहूं के पौधे में शायद। बिल्कुल, घास, गेहूं, मक्का, इनमें होती हैं झकड़ा या रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट्स। ओके, तो पत्तियों में पैटर्न, जड़ों के प्रकार और बीज भी, सीड्स। कुछ बीजों को आप खोलें तो वो आसानी से 2 हिस्सों में बट जाते हैं, जैसे चना, राजमा, मटर। हाँ, दालें भी तो ऐसी ही होती हैं। सही। इनको कहते हैं द्विबीजपत्री, डाइकॉट। और कुछ बीज जैसे मक्का, गेहूं, चावल, ये एक ही हिस्से के होते हैं। अच्छा। ये है एक बीजपत्री, मोनोकॉट। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, पत्ती का पैटर्न, जड़ का टाइप, बीज का प्रकार। क्या इनमें कोई कनेक्शन है, कोई पैटर्न? कमाल का कनेक्शन है, और ये स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। क्या कनेक्शन है? अक्सर ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि जिन पौधों के बीज द्विबीजपत्री, डाइकॉट होते हैं, उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है और उनकी जड़ें मूसला, टैपरूट होते हैं। अरे वाह। और दूसरी तरफ जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें अक्सर पत्तियों में समानांतर पैरेलल शिरा विन्यास होता है और जड़ें झकड़ा, फाइब्रस होती हैं। ये तो सच में बड़ा दिलचस्प है। मतलब प्रकृति में एक तरह का छिपा हुआ ऑर्डर है। बिल्कुल, एक व्यवस्था है। और इसी तरह हम जंतुओं को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जंतुओं को कैसे? उनके आवास के आधार पर, मतलब वो रहते कहाँ हैं, जमीन पर, पानी में, हवा में। वो खाते क्या हैं, चलते फिरते कैसे हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, रेंगते हैं। और उसके लिए कौन से अंग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जैसे चलने के लिए पैर, उड़ने के लिए पंख,
तैरने के लिए फिन्स। अब जैसे उड़ने वाले कीड़ों के पंख और पक्षियों के पंख दोनों उड़ने में मदद करते, पर उनकी बनावट, उनका काम करने का तरीका वो अलग होता है। समझ गया। ये सब वर्गीकरण के आधार बन सकते हैं। जी, पर एक सवाल और है। पूछिए। ये जो अलग अलग जगहों पर जीव जंतु मिलते हैं वो इतने अलग क्यों दिखते हैं? जैसे आपने कहा रेगिस्तान, तो वहाँ कैक्टस का वो मोटा गूदेदार तना होता है। हाँ, या फिर बर्फीले पहाड़ों पर जाएं तो देवदार के पेड़ का वो कोन जैसा शेप होता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है अनुकूलन, यानी अडेप्टेशन। अनुकूलन? जी, ये वो खास शारीरिक बनावट या खास आदतें होती हैं जो जीवों को उनके आवास यानी उनके रहने की जो खास जगह है वहाँ जिंदा रहने और फलने फूलने में मदद करती हैं। अच्छा, जैसे कैक्टस का तना? हाँ, वो मोटा गूदेदार तना पानी जमा करने के लिए अनुकूलित है क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और उसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो। ओह, और देवदार का वो कोन जैसा शेप? वो इसलिए ताकि जब बर्फ गिरे तो वो आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाए, पेड़ पर जमा ना हो और उसकी डालियां टूटे नहीं। समझ गया। और मछली का शरीर? मछली का शरीर धारा रेखित मतलब स्ट्रीमलाइंड होता है, आगे से नुकीला, बीच में मोटा, पीछे पतला, ताकि पानी में तैरने में आसानी हो। और फिन्स उसे दिशा बदलने और तैरने में मदद करते हैं। स्रोत में ऊंट का भी जिक्र था। हाँ, ऊंट तो अनुकूलन का एक क्लासिक उदाहरण है। गर्म रेगिस्तान का ऊंट देखिए, लंबे पैर उसे गर्म रेत से ऊपर रखते हैं, चौड़े खुर, रेत में धंसते नहीं, पलकें लंबी होती हैं रेत से बचाने के लिए। और वो पानी भी कम पीता है शायद। हाँ, पानी कम पीकर भी ज्यादा दिन रह सकता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान जैसे लद्दाख के ऊंट को देखिए। हाँ, वो अलग होता है। उसके पैर थोड़े छोटे होते हैं पहाड़ी इलाके के लिए, और शरीर पर बाल बहुत घने होते हैं ताकि ठंड से बच सके। और कूबड़, वो तो दोनों में होता है। हाँ, कुबड़ होता है। वो भोजन या वसा जमा करने के लिए एक अनुकूलन है, ताकि जब खाना ना मिले तो उससे ऊर्जा ले सके। गरम रेगिस्तान वाले के कुबड़ में ज्यादातर वसा होती है, ठंडे वाले के में थोड़ा फर्क हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जहाँ जीव रहता है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, रेगिस्तान हो या पहाड़, वहाँ के हालात ही उसके रूप रंग और आदतों को तय करते हैं। बिल्कुल, माहौल के हिसाब से ढलना ही अनुकूलन है। और ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? अरे भाई, पेड़ पौधे भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रहने की जगह देते हैं। हाँ। और जंतु क्या करते हैं? वो परागण में मदद करते हैं, मतलब पॉलिनेशन, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो एक पूरा सिस्टम है। लेकिन जब हम इंसान अपनी जरूरत के लिए या लालच में जी। जंगल काट देते हैं या पानी को गंदा कर देते हैं, मतलब उनके आवास, उनके हैबिटेट को नष्ट करते हैं, तो ये पूरी की पूरी जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। जी। स्रोत में भी ये बात है कि भारत में ही देखिए, बाघ, चीता, जिन्हें भी फिर से लाने की कोशिश हो रही है, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण, जी। इन सब की संख्या क्यों कम हुई? उनके रहने की जगह कम हो गई। शिकार भी हुआ। हाँ, मुख्यतः आवास का नुकसान, हैबिटेट लॉस, ये बहुत बड़ा कारण है। स्रोत में कुछ संरक्षण मतलब कंजर्वेशन के प्रयासों का भी जिक्र था। जी बिल्कुल, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र है, जो बाघों को और उनके घरों को बचाने का एक बड़ा प्रयास रहा है। और चीता पुनर्वास परियोजना भी। हाँ, वो हालिया प्रयास है चीतों को भारत में फिर से बसाने का। और सलीम अली जैसे वैज्ञानिक का काम, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, या डॉक्टर जानकी अम्मल का पौधों पर किया गया काम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और वो पवित्र उपवन वाली बात, सेक्रेड ग्रोव्स। हाँ, वो भी ये दिखाता है कि समुदाय मतलब कम्युनिटीज भी अपने लेवल पर प्रकृति को बचाने में कैसे भूमिका निभा सकती हैं। ये पारंपरिक तरीके भी बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें, हाँ, तो हमारे आसपास जीवन के अनगिनत रूप हैं, बहुत विविधता है। हाँ, जिसे हम समझने के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जी। और ये जो विविधता है, ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवों को उनके खास माहौल में, उनके आवास में जिंदा रहने के लिए जरूरी अनुकूलन का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अडैप्टेशंस ही उन्हें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। और अंत में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हाँ? अब जैसे हमने बात की कि बीज के प्रकार, मोनोकॉट, डाइकॉट, पत्ती की शिराओं का पैटर्न, पैरेलल रेटिकुलेट, और जड़ के प्रकार, फाइब्रस टैप रूट, में अक्सर एक गहरा कनेक्शन होता है। हाँ, वो दिलचस्प कनेक्शन था।
तो अगली बार जब कोई अपने बगीचे में या बालकनी में लगे पौधे को देखे या रसोई में कोई सब्जी या अनाज देखे, तो क्या उसे सिर्फ एक पौधा या खाने की चीज की तरह देखेगा, या फिर ये सोचने की कोशिश करेगा कि अच्छा ये डाइकॉट है तो शायद इसकी पत्ती और जड़ ऐसी होगी, या ये मोनोकॉट है। मतलब उन छुपे हुए कनेक्शंस को देखने की कोशिश करना। हाँ, बस जरा गौर करने की बात है, अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश।